अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। आज बहुत ही स्पेशल शो है हमारा और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो यंगेस्ट मेयर हैं कराची के। बड़ी अचीवमेंट्स उनकी, बड़े उनके कारनामे हैं। बहुत ज्यादा शाइस्ता जुबान में बोलते हैं। बहुत ही बड़े से बड़े मसले में उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। ठंडे मिजाज से उन्होंने बात की हमेशा। जितने लोग देख रहे हैं, आप भी लाइव आके बात कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं, लेकिन इल्मी डिस्कशन कीजिएगा। कोई ऐसा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त मैं खुद नहीं करूंगा जो मेरे गेस्ट के लिए सही ना हो। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और जितनी भी तारीफ की जाए उनके तहम्मुल मिजाजी की, वो कम है। मैं बहुत ज्यादा आज बात करना चाहूंगा इस बारे में कि हमारे मुल्क में पॉजिटिव चीजों को जरा एक तरफ कर दिया जाता है और ऐसी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है जहां पर क्रिटिसाइज किया जाए जेलसी की वजह से। तो जो इनकी पर्सनैलिटी है उसके हवाले से मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, और उन्होंने आज हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं आपके सामने इस वक्त वेलकम करना चाहूंगा बानिए एमक्यूएम, बानिए एपीएमएसओ, मैं तो इन्हें कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वकार ज़का, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि बहरहाल अपना हाल एक जैसा है। बहरहाल अपना हाल एक जैसा है जी। 70 सालों से हर एक साल एक जैसा है। वाह वाह किसी वाह भी वाह, रंग में किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता। यहाँ जर्द हरा लाल एक जैसा है। पूरी दुनिया एक जैसी हो गई है। Citizen of this globe, every citizen is going through the same pain, agony और अनप्रेसिडेंटेड। कभी सुना नहीं था कि दुनिया को इस कैफियत से गुजरना होगा। तो उसमें मैं और आप ये चैट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये भी एक हिस्टोरिक हमारा इंटरेक्शन है। सर ये मुझे बताएं कि 19 अप्रैल आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 9 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ है? 9 अप्रैल, 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल है। अच्छा, तो एरीज है तो इसका मतलब काफी स्ट्रांग। 5 दफा एमएनए रहे, 3 दफा एमपीए में रहे, यंगेस्ट मेयर रहे, और बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते होंगे कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को रिवैम्प करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। फिर मेडिकल और डेंटल कॉलेज कराची जो है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। ट्रक स्टैंड खासतौर पर हॉक्स बे वाला जो है उसके बारे में बड़ी कम लोग जो है न्यूज चैनल पे इस चीज को हाईलाइट नहीं करते। तो इस बारे में सर थोड़ा बताइएगा। K4 का जो पूरा मंसूबा है, ये भी आपके दौर में। सीवरेज सिस्टम का जो मारीपुर का प्लांट है वो भी आपके दौर में। तो ये अप्रिशिएट क्यों नहीं करती पाकिस्तानी कौम, न्यूज चैनल हो या आम आवाम हो? ये जेलसी का अंसर एक चबूतरे वाले से लेकर मोची से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक क्यों है? मैं समझता हूं कि यही असल चेंज है जो कि अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम कहें कि हाँ तब्दीली आ गई है, और हम जिसका जो क्रेडिट है उसे दें। मैंने कराची वाटर 2 100 मिलियन गैलन पानी मेरे जमाने में आया जब मैं मेयर था और फिर मिनिस्टर बना लोकल गवर्नमेंट का 90 के डेकेड में, यानी 90 की दहाई में। अच्छा, फिर जाहिर है कि मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर बने उनके पास और इख्तियार था और वसाइल थे, और मुशर्रफ साहब की सरपरस्ती थी, गवर्नर भी उनकी बैकिंग पे थे, पूरा एक पॉलिटिकल, और उन्होंने उसका पूरा अच्छा यूज किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अच्छा काम किया। मैं कहता हूं बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। K3 उनके जमाने में हुआ। K4 जब वो चले गए और इस कराची की ये सिचुएशन चेंज होने लगी, तो गुज़िश्ता 12 साल में एक इजाफी बूंद पानी कराची को नहीं मिला, और ये टिकिंग बॉम्ब है। इस पानी की कमी से किसी भी सख्त गर्मी के मौसम में अगर पानी के फसादात हुए, राइट्स हुए, तो दुनिया के पानी के माहिरीन और मईशत के माहिरीन कहते हैं कि अगली जंगें, अगले राइट्स, अगले फसादात पानी को लेकर होंगे। तो अल्लाह ना करे कहीं कराची उसका बैटलफील्ड बने, और K4 को लेकर ये जो पानी नहीं आया नया, जिस पर काम ही शुरू नहीं हुआ 12 सालों से, तो मुझे डर है कि ये पानी के फसादात कहीं लसानी फसादात में तब्दील ना हो जाए। और जब हमने अपना सियासी सफर शुरू किया था, तो चूंकि वो थोड़ा इलाकाई और लसानी था, तो लोगों को गलतफहमी हुई, और वहां इस तरह के एथनिक राइट्स या लसानी फसादात स्टेज कराए गए थे। हम बहुत मुश्किल से उससे निकले और फिर लोगों को यकीन दिला पाए। नहीं, हम पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन में बिलीव करते हैं। हम सब लोगों को साथ
लेकर चलना चाहते हैं, बगैर किसी मजहब, मसलक, रंग, नस्ल, इलाका, जबान, हम सबको साथ लेकर फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एतबार कायम हुआ। तो कहने का मकसद ये कि जिसका भी क्रेडिट हो, मैंने कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज और कराची का पहला डेंटल कॉलेज था, वरना पहला कराची में डेंटल कोई कॉलेज, जब डेंटल जाम शोरो कॉलेज जाना पड़ता, सबको जाम शोरो जाना पड़ता था। जाना पड़ता। यस, दैट इज ट्रू। फिर ट्रक स्टैंड हमने शिफ्ट किया मौरीपुर। इसी जी, तरह हमने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को रिवैम्प कर दिया। हर किस्म पहला ट्रॉमा सेंटर आपका था। पहला ट्रॉमा से पहला ट्रॉमा सेंटर अब्बासी के साथ वो हमने बनाया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो मौरीपुर का था वो मेरे जमाने में बना, और जो ट्रीटमेंट प्लांट TP2 महमूदाबाद में था उसको हमने रिवैम्प किया था, और जो साइट पे TP1 था उसको भी रिवैम्प किया था, और हमने उसको फुल कैपेसिटी पे चला दिया। और आज वो तीनों ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल इसी तरह मुरझाए हुए हैं जैसे सीजनल फूल आते हैं और चंद दिनों के बाद मुरझा जाते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस नहीं है मशीनरी की। रिसाइकलिंग प्लांट लगाए, वो बंद पड़े हुए। CT स्कैन मशीन अब्बासी में पहली बार आई थी किसी सरकारी अस्पताल में, और जिना में बाद में आई, तो वो मशीनें बंद पड़ी होती हैं। तो इस पर आप अफसोस कर सकते हैं। तो हमें अपनी इन चीजों को इंप्रूव करना है। इसी तरह देखिए, इस लॉकडाउन में कोरोना के अगर मुराद अली शाह साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो साहब ने स्मार्टली प्ले किया और क्विक रिस्पांस था उनका, लॉकडाउन की तरफ जाना बहुत जरूरी था और पहले वो गए, किट्स अरेंज की और टेस्टिंग की तरफ चले गए, क्वारंटाइन सेंटर्स उन्होंने पहले बना दिए, और उसके बाद जो मैनेजमेंट हो सकती है कोरोना पेशेंट की उसके लिए भी उन्होंने एक फैसिलिटी दी। तो इन सारी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने अपने हर इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब जगह मैंने कहा। तो मैं समझता हूं कि जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया प्राइम मिनिस्टर ने, अच्छी बात है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, अब बात यह है कि लेकिन जो गवर्नेंस का एक फैक्टर है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल, और उससे ऊपर नेशनल रिस्पांस नहीं आया। जो नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए थी, दोनों पोल्स अपार्ट है। एक नॉर्थ पोल पे है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट साउथ पोल पे है। तो सारी गड़बड़ वकार सका यहाँ है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा नहीं। हम जी, क्रिटिसाइज भी करें, गैप्स को आइडेंटिफाई करें, पॉजिटिव जी, क्रिटिसिज्म, और हम जी, ऑफर करें कि भाई फेडरल और प्रोविंशियल, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल पॉलिसी नहीं, जो मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया। बिल्कुल। राशन था, नाकिस था, और राशन कहां बटा, 4 लाख लोगों में बटा। तो इसका मतलब है कि आप खुद, मोर खूबसूरत है, नाचता है, दुनिया देखती है, वो मस्त होता है, मगन होता है अपनी अच्छे कामों पे, उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन फिर वही मोर अपने जब बदनुमा पैरों को देखता है तो वो बदनुमा पैर हैं। तो हमारे अच्छे कामों के पैर, फाउंडेशन भी वकार सका अच्छी होनी चाहिए। हम अच्छा सर, असल में ये फाउंडेशन अच्छी। जेलेसी क्यों हाँ, है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। फारूक साहब देखिए ना, अब आपकी अचीवमेंट्स इतनी सारी हैं एज ए यंगेस्ट मेयर, जो मैंने अभी बयान की, ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं उस दौर के लिहाज से, जब बजट नहीं था, वसाइल नहीं थे, फैसला करने का डिसीजन नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूं, आप इतने अरसे पाकिस्तानी कौम में रहे हैं, ये जेलेसी हमारा कौमी खेल क्यों है? मैं ये समझता हूं कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में इनबिल्ट है, उन खराबियों के साथ इनबिल्ट है। जैसे फ्यूडलिज्म है, हमारी पॉलिटिक्स मौरूसी है, हेरिडिटरी है, तो उसमें इनहेरिटेंस का, यानी मौरूसियत मौरूसियत का दखल है। चंद सौ खानदान है जिनकी मोनोपोली, इजारादारी और सियासत उनकी फिफ्डम है, राजवाड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि शायद टॉलरेंस का लेवल कम है, किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। फिर यही फैक्टर, बड़ा अफसोस हुआ कि अर्बन पॉलिटिक्स, मिडिल क्लास पॉलिटिक्स, एजुकेटेड पॉलिटिक्स में भी ये फैक्टर आने लगा। वो गलत हुआ, वो गड़बड़ हो गई। जहां अच्छा अमल शुरू हुआ था 84 में, जो हमने शुरू किया कि भाई पहली बार 27.5 साल की उम्र में मुझे मेयर बना दिया गया, मेरे बाद 33 साल की उम्र में मुस्तफा कमाल को मेयर बनाया गया। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा चेंज था, और हमारी काउंसिल भी बड़ी यंग थी, उसी को हमें भी कायम रखना था। लेकिन हमने भी बाद में MPA MNA जो बनाए वो उतने यंग नहीं थे, सब 40 45 50 से फिर ऊपर ज्यादा आने लगे। तो इसका मतलब हमने खुद उस चेन को हमने डेविएट किया अपने ओरिजिनलिटी से। तो इसका मतलब है कि शायद वो जेलेसी हो सकती है, या हमारे यहाँ भी वो अकरबा परवरी आ गई, फेवरेटिज्म, कि कुछ नवाजना था। अच्छा, आपके तो अगर ये खरा
आपके जी। असाब बहुत मजबूत हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताएं लोगों को कि जो आपका एक तो स्टार साइन है, मेरे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और इस पे बड़ा ध्यान होता है, और मैं बहुत ज्यादा सोल जजमेंट की तरफ जाता हूं, तो आपका माशाल्लाह रूह जो है वो बहुत पाकीज़ा और बहुत स्ट्रांग है। जब तीन तीन दफा मेरे ख्याल से आप गिरफ्तार हुए जिंदगी में, और एक दफा मुशर्रफ साहब के दौर में जब हुए तो 8/6 के सेल में आपको रखा गया और जहनी अजियत से गुजारा गया। वो जो जहनी अजियत थी, मैंने बड़ा मॉनिटर किया उन दिनों में कि आप कितने हद तक बर्दाश्त कर सकेंगे। तो मेरी जहां तक उन डॉक्टर हजरात से बात हुई तो मुझे पता चला काफी असाब पे मजबूती थी। तो ये मजबूती कैसे थी? मेरे ख्याल में अगर इस पे रिसर्च इतनी ज्यादा हुई नहीं है, हो सकता है जेनेटिक इसमें कोई जीन का जो मेकअप है, पेरेंट्स से आपको वो बर्दाश्त, तहम्मुल, वो सब्र मिलता है। मैं समझता हूँ फिर आपकी जो अपब्रिंगिंग है, ग्रोथ आपके वालिदैन करते हैं, तो शायद उसमें आपको वो चीजें बताई जाती हैं। फिर स्कूल में अच्छे असातिज़ा मिल जाएं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, और कुछ ऐसा कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्शन आठ हो, बाय पारसी छह के सेल कम्युनिटी। में रहते हुए लग रहा कैसा था आपको? फील क्या आ रही थी? देखिए, ये वो 8/6 का सेल है जो अटक किले में है, जी। जहां मुशर्रफ साहब ने जो जनरल अमजद थे, थोड़े हम्म। सैडिस्ट थे। वो हर एक को समझते थे वो गलत है। हो सकता है कि ठेका देने में कहीं कोई फ्लॉ रह गया हो, लेकिन कोई बदनीयती नहीं थी जो बाद में साबित हुई और मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो मैं वाहिद एमक्यूएम का हाई प्रोफाइल वर्कर था जिसको अरेस्ट किया था मुशर्रफ साहब ने, इवन हैंडेड बताने के लिए अपने ऑपरेशन को। मुझे शाहजहां को जहां औरंगजेब आलमगीर ने रखा था, शाहजहां 7 साल वहां रहा था, मैं कई महीने उस डंजन में, जिंदान खाने में, 8/6 के सेल में रहा, और कई दिनों तक तो मुझे ताजा हवा के लिए बाहर भी नहीं निकाला गया। नेचुरल कॉल्स के लिए थोड़ी देर के लिए उसी काल कोठरी में किसी जगह ले जाया जाता था। और वो सेल ऐसा था 8/6 का, वकार जका, कि देखिए, अगर आप किसी सेल में, तो उसकी एक ग्रिल होती है जो मेन दरवाजा है, वो बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दीवार आता है। 3, तो मेन ग्रिल भी नहीं थी, सी थ्रू नहीं था, वो भी एक आयरन क्लैड यानी लोहे का दरवाजा था, और ऊपर कोई रोशनदान नजर नहीं आता था। एक बल्ब 24 घंटे आपके सर पे टंगा रहता था, और शायद परिंदों की आवाज से, कुछ और भी नहीं। फजर और मगरिब की अजान से, और कमांडोज उस अटक किले में ट्रेनिंग करते थे। अदिका ओडो, अदिका कियानी का जो दुपट्टा मेरा मलमलदा, उस पर कमांडोज मार्च करते थे, तो हम समझते थे ये फजर है या ये मगरिब का वक्त है, जब जब वो ट्रेनिंग करते थे। तो कई दिनों तक तो ये सूरत हाल रही। लिखने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है, कुरान शरीफ भी मुझे 5-6 दिन के बाद दिया गया। 6 कंबल मेरे नीचे, फरवरी का महीना था, और 6 कंबल मेरे ऊपर। एक कराची वाले को जो मॉडरेट वेदर में रहता है, उसे एक्सट्रीम अटक के वेदर में ले जाए, तो आप बताएं मेरा क्या हाल। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं वहां पर भी नहीं टूटा। मुझसे जो बयान वो जबरदस्ती लेना चाह रहे थे, वो बयान भी नहीं ले सके। और जो एयरफोर्स का डॉक्टर था, वो कहता था कि हर जंदान खाने से चीखों की आवाज आती है, मर गया, मर गया, मैं मर गया, हाय मैं मर गया। लेकिन आपके सेल से आवाज नहीं आती थी, और आपके ब्लड प्रेशर में सिर्फ +-10 का हुआ। बाकी जो लोग थे उनका 60, 80 और 100 तक भी ब्लड प्रेशर शूट कर जाता था ऊपर, जो 120/80 की जगह 220/140 हो जाता था। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है। तो जेनेटिक मेकअप हो सकता है, तरबियत हो सकती है असातिज़ा की, माहौल हो सकता है। फिर उसके बाद पार्टी में भी मुझे जो असाइनमेंट्स दिए गए, उसमें भी मकालमा था, डायलॉग था, लोगों से इंटरेक्ट करना था, और शायद अच्छा, मेरी ये जो नेचर पार्टी में भी पार्टी एक। की अगर बात करें तो सबसे पहले एक्शन कमेटी डाउ मेडिकल से भी काफी पहले, जो जब आपकी बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात हुई, मेरे ख्याल से मैं ईयर भूल रहा हूं, लेकिन उस वक्त भी एपीएमएसओ के बानी आप मतलब उन्हीं मतलब मेन रुकन में से थे। तो पहली दफा मिलने के बाद आपको ये यकीन कैसे था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उस वक्त बिल्कुल अलग थी, लंदन जाने के बाद बिल्कुल एक अलग आ गई। उस वक्त जो थे वो खाली सत्तन उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए लड़ना चाहते थे। तो क्या चीज आपको अट्रैक्ट की थी? अब मैं आई मस्ट कमेंट, आपके क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट है। और वो असबाब जिसमें एक मिडिल क्लास अर्बन एजुकेटेड फिनोमिनन, जिसको अल्लाह ने इतना उरूज दिया, और जो उसकी पॉजिटिव चीजें, वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आनी चाहिए, जी। और जो नेगेटिव चीजें वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बात यही है, गलतियां आप करते हैं, बड़ी गलतियां भी करते हैं,
पर उनसे सबक सीखते और उनको दोहराते नहीं है। तो आई मस्ट कमेंड योर नॉलेज, योर इन्वेस्टिगेशन इनटू माय बैकग्राउंड एंड एमक्यूएम्स बैकग्राउंड। अरे तो सर मैं थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू तो उसको सर, अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू दूसरा है कि मिडाव मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला नहीं मिला कोटा सिस्टम की वजह से, अच्छी मेरिट, अच्छे नंबर इंटरमीडिएट में, लेकिन मेरी तरह हजारों जो शहरों से ताल्लुक रखने वाले कराची हैदराबाद सेक्टर के तालिब इल्म थे, उन्हें दाखिले नहीं मिलते थे। तो मुझे नहीं मिला, मैंने 10 पर्चे रिपीट किए, फिर मुझे नहीं मिला, मुझे लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशरो में मिला, मैं 1 नंबर से रह गया, फिर मैं म्यूचुअल माइग्रेशन करा के सिंध मेडिकल कॉलेज में आया। लेकिन इसी असना में मेरी मुलाकात 78 में ही एपीएमएसओ बनाई थी एमकेएम के बानी जनाब अल्ताफ हुसैन ने, और उन्होंने तालिब इल्मों की नब्ज पर हाथ रखा, पल्स पर, और वो उनके दिलों की आवाज थी, उन्होंने तर्जुमानी की। उससे पहले पीएनए की एक तहरीक बनी, 9 सितारे थे, और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद पीपल्स पार्टी के जमाने में ये कोटा सिस्टम आया था, उसके खिलाफ अर्बन लीडरशिप खड़ी हुई थी, जमात इस्लामी और इसी तरह। लेकिन वो वजारतों में चले गए और उन्होंने कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ना कोटा सिस्टम खत्म हुआ। अल्ताफ साहब ने चूंकि इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो हम अट्रैक्ट हो गए, हम उसी चक्की में पिसे जा रहे थे कोटा सिस्टम की मेरिट के बावजूद। और हमारे दही इलाकों में शायद उस जमाने में 3rd डिवीजन को भी दाखिला मिल जाता था मेडिकल कॉलेज में। फिर सोचे वो कैसे डॉक्टर्स निकलते हैं। यहाँ मैं किसी अपने आम सिंधी तालिब इल्म और नौजवान को हर्ट नहीं करना चाहता, वो मेहनत करने वाले हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोटा सिस्टम का भी फायदा शायद ज्यादा वडेरों और उनके बच्चों ने उठाया, उनको कुछ तालीम की एक्सेस थी बुनियादी। तो असल में कोटा सिस्टम की बजाय हायर एजुकेशन में जो प्राइमरी एजुकेशन और स्कूल्स थे वो पहले बनने चाहिए थे, वो उनका जाल बिछता मेरे अंदरूने सिंध में, और अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम दी जाती, और उसके बाद उन्हें थोड़ा सा कोटे का सहारा दिया जाता। खैर, इस बहस में नहीं जाते, तो हम अट्रैक्ट हुए और हमें यकीन हुआ कि ये रोजगार। अल्ताफ साहब की क्या क्या अदा पसंद आई, क्या चीज पसंद आई, क्या देखिए, एक तो होता है ना कि ठीक है, एक उनका कलमा था, एक वो एक चीज के लिए लड़ रहे थे, एक नजरिया था, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक होता है ना पर्सनैलिटी वाइज आपको कुछ चीज अट्रैक्ट करती है कि हाँ मुझे अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देनी है इस मसले के लिए। सबसे पहले तो वो लोअर मिडिल क्लास के थे, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई लोअर मिडिल क्लास से लोग नहीं आ रहे। कराची से जो आते थे उन्होंने लोगों को मायूस किया था, ये हवा का एक तो ताजा झोंका था हमारे लिए। और हम 2-3 सालों में जामिया कराची में नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए थे इस्लामी जमीयत तलबा के बाद। हमारे सीआर काउंसिल जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव्स, वो जीतने लगे थे फार्मेसी से कराची यूनिवर्सिटी में, और क्लास के सीआर्स वहां से फार्मेसी से आने लगे थे। तो मेरे ख्याल में फार्मेसी वाले इसलिए ज्यादा अट्रैक्ट हुए कि उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। तो जो भी मुतासरीन थे वो सब फॉलो करने लगे। और देखिए, नजरियाती सियासत, मिडिल क्लास की सियासत, नौजवानों को चांस देना, एम्पावर करना, मौका देना, उनके मसाइल। और फिर सिर्फ दाखिलों का मसला नहीं था इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल कॉलेजेस में, बल्कि रोजगार में भी वही कोटा सिस्टम बीच में आता था, और अच्छे नंबरों से पास होने वालों को जॉब्स नहीं मिलती थी। और आज भी मेरे ख्याल में सरकारी जॉब्स हों, तालीमी इदारे हों और फंड्स हों, कराची की आबादी कम गिनी जाती है सेंसस में, तो वो इश्यूज आज भी हैं उसी तरह, और वो उसी तरह वही कॉज राइप है, मैच्योर है, लेकिन लीडरशिप इस वक्त मौजूद नहीं है, वैक्यूम है। एमक्यूएम ने भी मायूस किया, जब लंदन से भी अलग होना पड़ा तो उसके बाद भी उन्होंने डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और जो खराबी थी, बिगाड़, जिसको मैंने दूर करने की कोशिश की, तो मेरा साथ देने की बजाय वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट था उसका साथ दिया गया। तो इसलिए आपको बजाहिर लगेगा कि मैं अलग हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूं, तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूं, सब एक तरफ हैं, मैं एक तरफ हूं। तो मुझे इस बात की, मेरे साथ इंशाअल्लाह, मैंने कहा ना कि मेरा ये भरम है, मेरे पास तुम हो, मेरे पास मेरे नौजवान हैं, मेरे ये यूथ है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जब खड़े हुए तो ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। क्या आप अपनी पार्टी को दोबारा इलेक्शन के लिए, जितने नए लोग हैं इनको लाने के लिए कोई मुहिम, कोई एप्लीकेशन, कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे? क्योंकि मैं जरूर चाहूंगा कि इस चीज को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ असल जो मुहिम रही है
कि देखें एक पढ़े लिखे तबका से आना, एक शाइस्ता जुबान में बोलने वाले, इतनी मुनज्जम तंजीम कभी आज तक आई ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में। मैं इमरान खान साहब के साथ भी बड़ा टाइम लगाया है, अल्ताफ साहब के साथ भी मैंने यूके में जाके काफी टाइम लगाया है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी नज्मो जब्त, जितना डिसिप्लिन, कोई छिछोरबाजी नहीं, कोई जब इजलास हो रहा है तो लड़का लड़की को छेड़ने का चक्कर नहीं, ये जो आपके अंदर तमीज है, ये तमीज वाली जो जमात है, इसमें और बाकी जमातों में इतना फर्क क्यों है? देखिए, एमकेएम के बानी जो एपीएमएसओ के भी बानी हैं, और हम भी फिर उनके साथ 79 में मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज, जून में ये बनी थी 78 में, और मैं भी सफ़े अव्वल के मेंबर्स में मैं शामिल हो गया। मैं 79 में मैं शामिल हो गया, और देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद से। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए एक तो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स, पढ़े लिखों की पॉलिटिक्स, नौजवानों को आगे मौका देना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात आपने की। और शुरू के 20-25 साल बहुत अच्छे थे, हमने बहुत कुछ अचीव किया, और कम से कम आर्जी तौर पर एक दौर था मुशर्रफ साहब का, जिसमें फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, जिसमें K3 बना, मैंने K2 बनाया। तो ये सारे मंसूबे भी हमारे 2009 तक, 8 तक मेरे ख्याल में हमारा सफर फिर भी ठीक था। लेकिन 2002 से 2008 जहां हमें बहुत उरूज मिला, और 2008 में हमारा वोट बैंक भी मैक्सिमम पर चला गया, हमने उसी अच्छाई के साथ साथ बहुत सारी खराबियां भी और बुराइयों को भी पार्टी में आना दिया। कब्जा हो या वो भत्तों के जो 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 इल्जामात थे, उस पर हमने मैं ये इसी इन्वेस्टिगेशन से पूछना चाहूंगा आपसे कि हम्माद हम्माद जैसे जो कैरेक्टर्स हैं, हम्माद जैसे कैरेक्टर्स जो है, ये किस तरह आए और किस तरह सरजानी पूरा बेच के निकल गए, और इसी तरह जो है अभी कमर साहब है, कोई वो कमर साहब राब्ता कमेटी के बिल्कुल मिसिंग है। ये क्या चक्कर होता है जो एकदम गायब हो जाते हैं और फिर पूरा पूरा बेच के चले जाते हैं? इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था जब इतनी ज्यादा अच्छी जमात चल रही थी। अब आप देखें, मैं भी आपके स्कूल से हूं, बीवीएस पारसी स्कूल से हूं, तो मुझे पता है बीवीएस पारसी में दाखिला लेना कितना मुश्किल है, और एक पूरी ड्रिल, एक पढ़ा लिखा तबका होते होते फिर ये हम्माद किस तरह से इन हुए और किस तरह से उनको इतनी लिबर्टी कैसे मिल गई? मैं समझता हूं कि ये जो पहले जो एमकेएम के बानी का मैसेज था, जिसकी बेस पर हमें अल्लाह ताला ने इतना उरूज दिया, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था और अपनी उन वैल्यूज को कायम रखना चाहिए था। लेकिन हमने रिवायती, हम फिर सियासत में चले गए, और रिवायती सियासत में हमें ये लगा कि हम गेम चेंजर हैं, हम बड़ी दो पार्टियां हैं, एक पार्टी को हम सपोर्ट करें तो उसका वजीर आजम आ जाता है, तो यानी तुरुप का पत्ता हमारे पास है। तो हमने शायद अपनी उस पावर को मिस यूज करने की बजाय मिस यूज करना शुरू किया, और उसके नतीजे में जब पैसा भी आया, इख्तिदार भी मिला, इख्तियार भी मिला, और हमने सिर्फ मेयर के और कुछ प्रोजेक्ट्स के इख्तियारात लेकर बाकी हम जो जमीनों के कब्जे या जो दूसरी बुराइयां थी उसको हमने नहीं रोका, तो फिर सिर्फ हम्माद ही नहीं, हम्माद केटीसी का इंचार्ज था, और उसने भी किन हालात में ये सारी चीजें की होंगी या उस तरफ वो भी गया, मैं उसी को अकेले को जिम्मेदार नहीं ठहराता। शायद बानी के साथ जो उस वक्त मुशीर लग गए, देखिए मैं अच्छे वक्तों में बैक सीट पर होता था और लोग आगे होते थे, आप ये कंपेयर कर लें, और बिल्कुल है, जब पॉलिसी बिल्कुल इस सही तरह है। की बनती थी, और जब बुरा वक्त आता था तो सबसे पहले बानी को भी डिफेंड करने, जहां डिफेंड करना मुश्किल हो, और पूरी पार्टी को भी डिफेंड करने, ताकि एक चांस रहे, पार्टी के खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो जाए, कोई बेगुनाह ना मारा जाए, बेगुनाह ना पकड़ा जाए, तो मैं इस उससे मैं पार्टी को डिफेंड करता था। तो बुरे वक्त में मैं आगे, तो ये भी मेरे साथ भी कोई बहुत अच्छा सुलूक पार्टी के अंदर नहीं हुआ, मेरे भी अपने गिले और शिकवे एमकेएम के बानी से, लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ, मेरे आसाब उस वक्त भी मजबूत थे कि मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊं। मुझे ये उम्मीद थी कि एक मौका हमें मिलेगा, कराची वालों को मिलेगा, एक मर्तबा ठोकर खाएंगे, नीचे गिरेंगे, लेकिन इंशाल्लाह फिर हम उभरेंगे, फिर हम उठेंगे और नए लोगों को, नई क़यादत को लाएंगे और नए बच्चों को चांस देंगे। शायद हमने अपनी इनिंग खेली है, लेकिन वही नजरियाती सियासत, वही ज़हनों का इनकलाब, वही नए लोगों को तैयार करना, हिम्मत और हौसला देना, मोटिवेट करना। मैं अब 3 सालों से मेरे साथ जो भी सुलूक हुआ, बरादराने यूसुफ की तरह मेरी पार्टी के बाकी लोगों ने किया, मेरा काम बिगाड़ को दूर करना था, उन्होंने नहीं माना, मुझे अलग होना पड़ा, मैं अलग हो गया। अब मैं कराची में बिरादरियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में, सिविल सोसाइटी में, एनजीओज में, तालीमी इदारों में
अल्लाह के फजलो करम से और सोशल मीडिया पर भी अब मैं आप सब लोगों के साथ हूं और मैं आप सबकी मदद चाहता हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हम इस शहर को ऐसे लौंडों के हाथों में दे, लफंगों से लेकर सियासी अमल को भी लौंडों के हाथों में दे, लफंगों से लेकर, ताकि अब फिर एक 30 साल का मेयर कराची में आए, एक 35 साल से कम उम्र का मेयर, उसके बाराती, उसकी काउंसिल भी यंग हो, कम उम्र हो, और राब्ता कमेटी अगर पार्टी मुझे वापस मिलती है तो एक नई राब्ता कमेटी हो जिसमें 65% हम नौजवानों को, यूथ को और नए लोगों को चांस दें, क्योंकि विगर है, पैशन है, फायर है, एनर्जी है, विजन के साथ इनोवेशन है। अच्छा यही हमें। फारूक साहब ये जी बताइएगा, सर। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, कोई बात अच्छा ये मुझे बताइएगा कि देखें, मैं क्योंकि रिसर्च बेस्ड बहुत ज्यादा काम करता हूं, जब भी कोई ऐसी चीज हो तो नहीं। मुझे ये माशाल्लाह लगता है कि माशाल्लाह। अल्ताफ हुसैन बहुत ही ज्यादा एक अमेजिंग लीडर हो सकते थे। थे। वजह क्या थी? यस। बहुत अमेजिंग लीडर हो सकते देखें। थे। जो क्वालिटी उनमें थी, जो बात करने की क्वालिटी, जो पब्लिक, पूरी पब्लिक को खामोश करने की, और पूरी पब्लिक उनकी पैरवी करती थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन इट मेरा वॉज। सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे 22 अगस्त 2016 आप नहीं भूल सकते कभी भी। बिल्कुल नहीं, यही। पाकिस्तान देखें। जिंदाबाद का नारा लगाना, वो बात करना, क्या इसमें आप ये समझते हैं कि अल्ताफ, ये मुझे बताइएगा बिल्कुल आप सच्चे दिल से, कोई रमजान का महीना है, क्या अल्ताफ साहब की बहुत ज्यादा शराब नोशी इस चीज में शामिल हुई जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आई, या क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि मेरा दिमाग नहीं मानता कि इतना सुलझा हुआ इंसान, इतना समझा हुआ इंसान इस किस्म की बात कर सकता है अनटिल अनलेस कोई ड्रग्स, शराब या कोई ऐसी चीज शामिल ना हो। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। उनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कई सालों से थी और है, और उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दे के इलाज नहीं कराया अपना। मतलब उस तरह से वो वक्त पर मेडिसिन नहीं लेते थे, अपना इलाज नहीं करते थे, बद परहेजी करते थे। तो सबसे पहला फैक्टर, और ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दिल पे भी असर करती है, किडनीज पर भी असर करती है, और आपके ब्रेन पर भी असर करती है। और जब ये सिचुएशन हो तो आपके सोचने की, समझने की और फैसला करने की सलाहियतों को भी सल्ब करती है। तो जो आपकी इरेटिक बिहेवियर होता है ना, और जी। आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती फैसले में, कि एक दिन हम हुकूमत में जा रहे हैं और दूसरे दिन हुकूमत से हम बाहर आ रहे हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद तो हमारा मजाक भी उड़ता था। लेकिन चूंकि हमारे वो बड़े थे, तो हमने उनकी इज्जत का हमेशा पास किया, उनका एहतराम किया। लोग समझते कि सिर्फ डर था, उनका डर भी था, लेकिन डर के साथ साथ इज्जत और एहतराम भी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारी चीजों को वक्त के साथ जाने दिया, इलाज ना करके, अपनी कंसिस्टेंसी को कायम, यकसोई को कायम ना रखे, गलत मुशीरों पर ज्यादा इन्हिसार करके, और शायद इसी किस्म के गलत मुशीरों के साथ बैठकर, ये देखे पर्सनल बात होती, शराब नोशी या जो भी कुछ है, हमारे मजहब के तकाजे अपनी जगह पर हैं, लेकिन बहरहाल लोग इसको मतलब नहीं, लार्जली जो मेरा पिक्चर। मेरा सवाल देखिए, हाँ हाँ। मजहब से ताल्लुक नहीं है फारूक साहब। हमारे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा, अगर देखिए मैं आपको कहीं नजर आऊंगा कि मैं शराब पी रहा हूं तो आप बोलेंगे वकार ज़कात, तुम अच्छे खासे कुछ काम करते हो भाई, तुम क्या कर रहे हो ये? हाँ। एक होता है एवरेज ह्यूमन बीइंग। अल्ताफ हुसैन यस वाज यस नॉट एन एवरेज ह्यूमन बीइंग, ही वाज अबव यस यस। इंटेलेक्चुअली भी, बात करने में भी, बिल्कुल। लोगों को क्रिस्मेटिक। तो मेरे ख्याल से देखिए, शराब के अलावा कोई और चीज हो नहीं सकती जो इतने बुरे डिसीजन ले यस। सके। एज अ डॉक्टर भी आप समझ सकते देखें, हैं। मेडिकल रिसर्च भी कहती है कि वो सिर्फ शराब नोशी ही नहीं, उसमें ऐसी हार्ड किस्म की कॉकटेल अगर बनती हो, और हम उनको मना करते थे, समझाते थे, वास्ते देते थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने उसको भी अपनी अना का शायद मसला ये बनाया हो। किसने पहली दफा शराब में उनको डाला, ये आप मुझे बता सकते हैं? आपको पता होगा। और ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस किस्म की शराब नोशी की तरफ वो गए, वो यकीनी तौर पे एक ह्यूमन एरर होता है, गलती इंसान से हो जाती है। लेकिन ये जानबूझ के किसी ने प्लानिंग करके किया था कि यार इतना बड़ा एक लीडर बन रहा है, इसको किसी ना किसी तरफ लगाओ। मैं ये समझता हूं कि प्लानिंग थी या नहीं थी, लेकिन वो लोग ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं जो मुस्तकिल उनके साथ थे लंदन में। उनके पूरे लंदन के कयाम में ज्यादा लोग जो उनके साथ होते थे, अगर उन्होंने उनको टोका नहीं, रोका नहीं, इस चीज से बाज नहीं रखा, बल्कि उनके साथ बैठकर घंटों घंटों गुफ्तगू में गुजार कर
जो हमारी नाकामी कहीं होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी, उसके लिए अगर ये आउटलेट दिया, उनके गुस्से को किसी और तरह मैनेज नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि वो भी एमक्यूएम की तबाही में और एक अच्छा मिडिल क्लास फिनोमिना था, पूरा मुल्क इससे महरूम है। वो जी नेशनल एसेट था, वो फिनोमिनल। और उनकी जैसी लीडरशिप, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने एक बड़ा रेवोल्यूशन कायम किया था, बट जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हिमसेल्फ अनफॉर्चुनेटली वाज हिमसेल्फ अ फ्यूडल लॉर्ड, वाज हम्म हिमसेल्फ अ बिग मैन। द हम्म ओनली रेवोल्यूशन दैट केम, दो वो लिमिटेड था जोग्राफिकली, वो सिर्फ अर्बन सिंध था, और उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ पीएमएल-एन के लीडर्स के सामने जो मौरूसी सियासत के खिलाफ तकरीर की थी, आप यकीन करें मुझे डर लग गया था कि अब ये एमकेएम के खिलाफ एक ऑपरेशन होगा। और शायद उस वक्त 91 था, और 92 में नवाज शरीफ साहब के जमाने में वो पहला ऑपरेशन हमारे खिलाफ शुरू हो गया। तो जिस तरह मतलब बिला बिला खौफ व खतर एमकेएम के बानी तकरीर करते थे, उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारा। और जो फाइनल नेल इन दी कॉफिन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस मिडिल क्लास फिनोमिनन वाज 22 अगस्त। हम 92 में 22 जी गलतियां जी करके संभल गए, हमारे ऊपर ऑपरेशन, तो हमें हमदर्दियां मिल गई, हम वापस आ गए, वी बाउंस्ड बैक। इसी तरह 97 98 में गवर्नर राज लगा, जुल्म हुआ, रियासती ऑपरेशन हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई, लापता हुए लोग जेलों में गए, कुर्बानियां दी, हम फिर खड़े हो गए। एक अच्छा मेयर हमें फिर मिल गया, मुशर्रफ साहब का अच्छा टाइम मिल गया, लेकिन हमने ये तफरीक नहीं की कि ये काम अच्छे हैं ये करने, ये गलत नहीं करने, पर हमने अच्छे कामों के साथ साथ अच्छा गलत फारूक काम साहब, भी मुझे शुरू। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि मैं एमक्यूएम से या मेरा कोई इससे नहीं, मुझे तो ये पता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो हो, इमरान खान हो, अल्ताफ हुसैन साहब हो, हर एक के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इनके पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर अगर देखा जाए तो ये मुल्क के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। फारूक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी पर्सनल जिंदगी में, आपको वेजिटेरियन है, आपको ज्यादा सब्जियां पसंद है, और सब्जी खाने की वजह से बड़ा लाइट वेट और बड़ा आपका तहम्मुल मिजाजी है। दो शादियां मैनेज करने में बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं तो आती होगी। तो ये पूरे सिनेरियो में फारूक सत्तार ने जितना भी आज तक जिंदगी गुजारी है, वो अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम थोड़े थोड़े कॉलर्स लेंगे, थोड़े यंगस्टर हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। लेवल पे भी जब जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती चली जाती हैं, तो कभी कभी हम भी कुछ दोस्तों की सपोर्ट चाहते हैं। हमें भी ऐसे वक्त में हमारे आसाब को, हमारे नर्व्स को कायम रखने के लिए काबिल एतमाद लोग और दोस्त हों। ये आ, मेरे यहाँ मेरे ख्याल में लोड शेडिंग जी जी, का कोई इफेक्ट है, तो अगर आप कोई कहें तो बात मैं नहीं, बात अभी करूं। ऑडियो ऑडियो भी चलेगी, ऑडियो भी चलेगी। चले, हाँ, ऑडियो जाने दें। हम तो कराची में रहते हैं, कराची में तो ये लाइट का नॉर्मल निजाम है, मेरी भी जा सकती है। और जाहिर है मैं भी पीआईबी कॉलोनी में 50 साल से रह रहा हूं, हम्म। क्लास 1 में यहां पर आया था और आज भी यहीं पर हूं। तो ये भी हाँ। अच्छा है लोगों को देखने का मौका मिले कि शायद मेरे 35 साल की सियासत के बाद भी मैं डिफेंस और क्लिफ्टन नहीं गया, आइडियल है सर, आप मैं आइडियल है, केडीए आप हमारे। स्कीम नहीं गया, नॉर्थ नाजाबाद नहीं गया, और मैं आज भी उस एक मॉडेस्ट नेबरहुड है, एक लोअर मिडिल क्लास की कम्युनिटी है यहाँ, तो मैं वहीं पर रहता हूँ। तो ये भी लोगों को पता अच्छा, मुझे चलना ये चाहिए। बताइएगा कि तो खालिद खालिद मेरा मकबूल साहब ये को आईटी मिनिस्टर बना दिया गया, जिसके देखिए, अगेंस्ट में हमेशा तो बहुत दो ज्यादा हूं तो कि तो आईटी तो मिनिस्टर तो खालिद मकबूल तो साहब को नहीं बनाना चाहिए था। जिनको व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना आता, अब उनको आईटी मिनिस्टर बना दिया गया। मैं मिलकर आया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि आईटी मिनिस्टर की सीट इनको दे दी गई है। ये फैसले क्यों होते हैं? अच्छा, पीटीआई की तरफ से कुछ हजरात से बात होती है, वो कहते हैं नहीं, हम सीएन पोर्ट नहीं देना चाहते थे एमक्यूएम को, क्योंकि उसके थ्रू बाबर गौरी और इस तरह के बहुत सारे लोग जो है फिर शिकागो में जाके अपने बंगले बना लेते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज कंप्लीट कर ले, वो दो शादी वाली बात भी जरा अच्छी और अहम है, लोगों हाँ, को करें भी करें। मैं समझा वो आप भी उस बात को टालना वो चाह रहे पहली हैं, बात। मैं समझा उस बात को टालना चाह रहे हैं आप। नहीं मैंने नहीं मैं हूं, मैं ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा ये कहना है कि वो जो मेरी दूसरी शादी थी, उसमें शाहिदा ने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। वो जी मेरी एडवाइजर थी जब मैं लोकल जी गवर्नमेंट का मिनिस्टर था। जी एनवायरनमेंट पे उनका बड़ा काम है। जी अफशां के साथ जाहिर है कि
मेरा एक वो था, और अब मेरे घर वालों की भी पसंद थी, और जाहिर है कि मेरा भी एक उससे प्यार का एक वक्त में मुझे लगा कि शायद वो स्टैंड नहीं कर सकी थी, और वो थोड़ा सा उसके घर वालों का भी मुझ पे बड़ा प्रेशर था, तो मुझे एक सपोर्ट भी चाहिए थी। शाहिदा ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। जाहिर है कि जब आपका इतना साथ हो जाए तो कल्बी ताल्लुक भी हो जाता है, एक दिली ताल्लुक भी हो जाता है, और फिर आपको एक जरूरत होती है ऐसे दोस्त की। तो मेरे ख्याल में शाहिदा के साथ उन हालात में मेरी फिर शादी हुई थी 97 में, जब गवर्नर राज लगा हुआ था और हालात खराब थे, और 92 के ऑपरेशन के बाद भी शायद ने मेरे साथ दिया। जी। और अच्छा, अब सर हम थोड़े से कॉलर लेना चाहेंगे, ने थोड़े बाद से में कॉलर हमारे साथ हैं, अगर आपकी किया, इजाजत और हो। अब अफशां मेरे साथ हैं, मेरे घर में मेरी अम्मी के साथ जहां मैं हूं, और उसने भी अब जो है वो अच्छा, बहुत सी चीजें रियलाइज में उससे गलतियां हुई जो मुझसे गलतियां हुई। अच्छा, अब आपने आपने खालिद मकबूल वाला खालिद मकबूल वाले सवाल का जवाब दे दूं मैं। सिर्फ खालिद मकबूल ही को आईटी की मिनिस्ट्री लेनी नहीं चाहिए थी, हमें वजारतें नहीं लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। एनएम जो मैंगल की पार्टी है, उन्होंने वजारतें नहीं ली, वो हुकूमत में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उन्होंने अपने मुतालबात रख दिए, और उस पर वो उस पर अमल दरामद करा रहे। और रेलवे कराची के लिए चाहिए हमें 4 अरब रुपए, विच इज हार्डली 10% ऑफ व्हाट खैरात। तो खालिद मकबूल आईटी की मिनिस्ट्री के लिए भी फिट नहीं थे, और हमें वजारत नहीं लेनी चाहिए थी। अब खालिद मकबूल के साथ सरबराही लेकर अपनी इलेक्शन में टिकट दिए गए, अब खालिद मकबूल से वजारत लेकर अपनी मर्जी के किसी एमएनए को जो है वो वजारत दे दी गई है। खालिद मकबूल भी फिट नहीं थे, और अमीनुल हक उससे ज्यादा डबल इस मिनिस्ट्री के लिए फिट नहीं है। तो फिर भी अगर इसे वजारतें लेना है, और मेयर की परफॉर्मेंस भी अच्छी ना हो, और ओवरऑल लोगों से हम डिस्कनेक्ट हो, तो तेरा क्या होगा कालिए, और आगे के इलेक्शन में मुझे और ज्यादा बर्बादी नजर अच्छा, आ रही है। हमारे साथ कुछ अब कॉलर्स सिर्फ हैं। उसका हल यही है कि खालिद मकबूल मेरे साथ खड़े हों, और मुस्तफा कमाल को भी मैं समझाऊं कि उसे भी कहीं कराची में एक यूनिटी के लिए आए, हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ये थीम क्या है? सेव कराची, सेव ओन कराची, सेव कराची। जी, आबाद। जी फारूक साहब, हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं। जी अनम, अस्सलाम एक मिनट वालेकुम। रुके, मैं फारूक साहब को दोबारा ले लूं, रुके। जी, तो फारूक साहब का इंटरनेट मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया। अगर फारूक साहब आ सके दोबारा, तो बहुत सारे कॉलर्स हैं जो बात करना चाहेंगे। और देखिए, मेरा भी मकसद यही होता है, सॉरी, मेरा भी मकसद ये होता है कि जी जो भी आए बंदा, उसके पॉजिटिव पहलुओं को पहले सामने लाया जाए, फिर बात की जाए। ऑडियो जितने लोगों को क्लियर आ रही है, तो मैं फारूक साहब को दोबारा चाहूंगा कि वो आए। जी फारूक साहब, अगर आवाज क्लियर आ रही हो आपको सर। हाँ अच्छा फारूक साहब, कुछ कॉलर्स हैं, वो बात करना चाहेंगे आपसे। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, तो अपना तारुफ कराइएगा मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। I wish all of you all the best, and may you always do well for your ओह माय people, our गॉड, आप people, मुझे बहुत and for मिस रहे हैं, और आई Pakistan. कांट बिलीव कि बहुत मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड, आई चले, कांट बिलीव।
जी अनम, क्या के लिए कैसे हैं आप? ठीक है? जैसे पूरी दुनिया है, जैसे आप हैं, वैसे ही मैं हूं। हम सब इस वक्त एक ही कश्ती के सवार हैं। ये अल्लाह ताला ने अमीर, गरीब, डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान, नरेंद्र मोदी, सबको एक ही सिचुएशन में सब गुजर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीस टाइम पूरी दुनिया में, हालत अमन में पहली बार ये ऐसा हुआ है। ऐसा कभी हो भी नहीं, ऐसा कभी हो भी नहीं कि इस तरह इंटरव्यू हो रहा हो। जी अनम, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए। नहीं, मुझे सवाल नहीं पूछना, मुझे बस यही कहना था कि आप मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड भी बिल्कुल आपकी तरह हो। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप मेरे आइडियल हैं। ओह माय गॉड। चले, एक काम मेरा बढ़ गया। अब ज़का, आपको और मुझे इनका एक ऐसा हस्बैंड ढूंढना है, ठीक है? आपकी तरह का हस्बैंड, या आप तीसरी शादी कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं प्यारी तो देखिए, कितनी प्यारी हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल मैरिजेस का ज्यादा वक्त है इस वक्त। अब मेरी शादियों का वक्त नहीं है। और मेरे साथ आप कह रहे हैं कि हम अपने नौजवानों को जोड़ें और ये पॉलिटिकल चाह रही हैं, ये नौजवान जुड़ना चाह। अच्छा, आपको फारूक सत्तार साहब में क्या पसंद है, ये बताइए। मैं नहीं बता सकती, मेरे क्रश है ये। मैंने जैसे पहले वाले लाइव में आपके कहा था वकार के मुझे छोटे लड़के नहीं पसंद, मुझे नॉर्मल मैच्योर लड़के आदमी टाइप पसंद है। तो इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है। ये मेरे चाइल्डहुड क्रश है। अनम, आप रहती कहाँ हैं वो बताइए। मैं दुबई में रहती हूँ। वैसे क्या करती हैं दुबई में? दुबई में करती क्या हैं आप? बहुत पसंद करती हूँ, बहुत सपोर्ट करती हूँ। अरे पसंद तो करती हो, करती क्या हो दुबई में? दुबई में करती क्या हो? मैंने बताया था ना, मैं इधर मेरा क्लब वगैरह है, तो वो बस। तो फारूक सत्तार साहब की पार्टी बनेगी तो फंडिंग करोगी नहीं करोगी? हाँ, मैं जरूर करूंगी। मैं वोट भी आपको दूंगी और आप दुबई आए तो जरूर आइएगा मेरे क्लब में, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, आपके क्लब में आए ताकि उनका क्लब पॉलिटिकल क्लब बंद हो जाए। सही बात है। अच्छा फारूक साहब, थोड़ा बयान करना चाहेंगे? अब ये जैसे, अब फारूक साहब आपकी एज क्या है, पहले तो इनको ये बताइए। आई एम अप्रोचिंग 60 नाउ। और अनम, आप कितने साल की हैं? 21। 21 और 60। सर, ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनम, ये तुम ड्रामेबाजी कर रही हो या सच्ची मोहब्बत है? मैं सच कह रही हूँ, रमजानों में कौन झूठ बोलता है? मैं बस, आप क्यों तीसरी शादी नहीं कर सकते? कर लेना, मैं इतनी प्यारी तो हूँ। देखे क्या कमी है मुझे? देखे, मेरे जमाने में तो ये शेर मोहब्बत के हवाले से ज्यादा पढ़ा जाता है कि कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अब लेकिन अब निगाहों को जहमत देने की जरूरत नहीं है। इतना कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो गया है कि अब निगाहों को जहमत देने की जरूरत नहीं होती। फारूक साहब, आपको शादी करने में कितने पापड़ बेले होंगे, कितने आपने चक्कर लगाए होंगे? ये अब जैसे आजकल की यूथ जो है डायरेक्ट आके बोल रही है, तो इस किस्म की रूह के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये खातून बोल रही हैं? देखिए, मुझे तो सालों लग गए थे अफशा को दोबारा ढूंढने में। कॉलेज में वो एक बार आ गई थी, मुझे मिल गई, नजर आ गई और मुझे गलत पता बताया। उस जमाने में तो शायद फोन भी घरों पे इतने नहीं होते थे। अब मैं उस पते पे ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं। फिर जब मैं मेयर बन गया तो उनकी अम्मी ने कहा, यार ये तो वही लड़का है जो इतना हमारा ख्याल करता था, तो तुम फोन करो। उसने ब्रुक बॉन्ड में काम करती थी, फोन किया तो मैंने आवाज उसकी पहचान ली। उसने कहा, पहचाने मैं कौन? मैंने कहा, अफशा। तो फिर उसने कहा कि, फिर मैंने दूसरा सवाल, मैंने भी डायरेक्ट बात की, अब इतने साल वैसे ही जाया हो गए थे। तो मैंने कहा कि ये बताओ वैकेंसी खाली है? तो वो भी समझ गई, उसने कहा अभी तक तो खाली है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर बाद में करते हैं। तो पहली मेरी इंटरेक्शन में ये वाली बात आगे बढ़ गई। अनम की ऑफर पे क्या कहना चाहेंगे आप? किस पे? ये अनम जो आपसे शादी करना चाहती हो, बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, क्या है? मैं शादी करना चाहती हूँ। बॉयफ्रेंड मजाक होता है, मुझे बस, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, तुम्हें शादी ही करनी चाहिए। और मैं, अगर वकार ज़का थोड़ा सा मेरा साथ दे, हम इंशाअल्लाह, अगर कोई लड़का नहीं ढूंढ सके तो एक लड़के और मेरी उम्र के बीच में कोई ऐसा इंसान तुम्हें जरूर ढूंढ के देंगे जो तुम डिजर्व करती हो और वो तुम्हें डिजर्व करे। तो ये हम कोशिश करेंगे। मैच मेकिंग आप क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों की शादियां कराई है मेरे मोहल्ले में। मैं उसी जमाने से अफशा और मैं, होता ही था कि एक लड़का था, उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया। फिर मुझे जाना पड़ता था उनके वालिदैन को मनाने के लिए। पहले लड़के के वालिदैन को तैयार करें, फिर लड़की के। और एक उर्दू स्पीकिंग की एक बलोच से शादी होनी थी,
यहाँ हमारे मोहल्ले में एक बलोच कबीले का भी मोहल्ला है। जी। लेकिन तो मैंने उनकी भी शादियां कराई हैं। तो इसका मतलब आई एम वेरी गुड एट, नहीं, मुझे अगर शादी करवानी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरे पीछे बहुत लोग मरते हैं, मुझे शादी नहीं करवानी किसी वो से। मुझे पता है। आपको कैसे पता है फारूक भाई, आपको कैसे पता है इसके पीछे पागल है, लोग मेरे मरते हैं? पीछे लड़के मरते हैं मुझ नहीं, पे, लेकिन मैं सिर्फ आप पे। आप बस आप। देखें, मेरा भी इस पूरी दुनिया का 30-35 सालों का तजुर्बा है। 20 साल की उम्र के बाद से अगर आप लगाएं, और मैंने भी ये सारी दुनिया देखी हुई है, और मुझे पता है तुम्हारी फ्रैंकनेस लोगों को अच्छी लगती होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लोगों को अच्छा लगता होगा। तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत क्वालिटीज दी हैं, पढ़ी लिखी हो थैंक यू और सो मच। अच्छा कम्युनिकेशन कर सकती हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम बहुत अच्छे इंसान तुम डिजर्व करती हो, और थैंक उसमें यू आई सो कैन हेल्प यू, दैट आई कैन एश्योर यू। अच्छा फारूक एंड साहब, अच्छा एक मिनट, थैंक यू फारूक साहब सो आप ये मच। अनम अनम पहले तो ये कसम एंड खा माई के बताओ माई तुम माई नहीं कर वाइफ रही, विल ऑल्सो हेल्प नहीं यू। कर रही। अनम ये तुम कसम खा के बताओ, रमजान का महीना ये शो के लिए अटेंशन सीकिंग तो नहीं कर रही, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के? नहीं, मैं शो के लिए नहीं, कसम से, अल्लाह की कसम, मुझे सच में ये बहुत पसंद है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी, और हमेशा करती रहूंगी। अगर ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इट्स ओके, पर मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। फारूक साहब एक्सेप्ट नहीं करने नहीं क्या होगा, तीसरी शादी में क्या फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम्हें हमने एक्सेप्ट किया है किसी अच्छे आदमी के लिए, अच्छे इंसान के लिए, जो कि अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सही तरह से अदा कर सके। आपके पर्चे ये कटे हुए हैं, आपका आपके एफआईआर कटी हुई है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप आपसे ज्यादा अच्छा इंसान कौन मिलेगा इन्हें? तीसरी शादी कर देखिए ले, दो भाभी से बात कर लेते हैं। देखिए दो औरतें वैसे ही रुल रही हैं, और उन मैं नहीं चाहता कि एक तीसरी औरत भी जो है वो बिला वजह रुले। तो फिर तो आप पूरे साल में पॉलिटिश सिर्फ एक दफा आ जाया करिएगा मेरे पास, पूरे पॉलिटिशियंस साल उनके देखिए, पास जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देखिए वो कह रही है एक पॉलिटिशियंस दफा की साल में एक दफा मिलने आ जाए, एक ही दफा से काम हो देखिए जाएगा इनका। देखिए पॉलिटिशियंस की फैमिलीज बहुत सफर करती हैं, और हम मिडिल क्लास वालों की फैमिलीज तो बड़ी आजमाइश और इम्तिहान में रहती। आप हम मिडिल कभी क्लास में नहीं है। हम मिडिल क्लास हैं, मैंने अभी सारा नहीं बताया। है। देखें, हम रेल में होते हैं या जेल में होते हैं, ये भी हमारा एक सिलसिला चलता रहता है, या रेल में या जेल में। महल में वकार, हम नहीं आवाज होते, नहीं आ हम रही है रेल में मुझे। या जेल। अब आ रही है आवाज। आवाज? हम देखिए, हम रेल में होते हैं या जेल में होते हैं। अच्छा तो फारूक भाई मुझे एक बात बताएं, मुझे एक हाँ, बात बताएं, ये जो मैं ये अनएक्सपेक्टेडली बाज दफा ऐसा होता है, इसलिए मैं कसमें ज्यादा खिलवा रहा था कि बाज दफा पब्लिसिटी स्टंट भी लग रहा होता है कि यार ऐसे आके तफरी कर दो, लेकिन मुझे एंड में आके पहले तफरी लग रही थी, एंड में ये लड़की मुझे तफरी नहीं लग रही थी, मुझे बड़ी सीरियस, इसकी आंखों में सीरियसनेस नजर आ रही थी। तो एकदम ये बड़ी उम्र के लोगों से मोहब्बत कैसे हो जाती है? देखिए, ये भी एक, मैं समझता हूँ कि इसका भी साइकी से, इंसान की साइकी से ताल्लुक होता है, उनकी अपब्रिंगिंग में ये फैक्टर भी हो सकता है कि फादर फिगर जो है वो, उसकी कमी से भी कभी कभी ये शायद रुझान डेवलप होता है, ये जी रुझान जी। डेवलप होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, पसंद तो देखे ना, इश्क ना जाने जात, और किसी भी उम्र से के लोगों से हो सकती है। और मिसाल के तौर पर शायदा जो है, जो मेरी सेकंड वाइफ है, वो उम्र में मुझसे बड़ी हैं। जी तो लोगों ने कहा कि भाई ये आपको बड़ी उम्र की औरत से कैसे इतना लगाव हो गया। तो इसका मतलब है कि मैं इन चीजों को मानता हूं, और शायद अनम समो ना हो सकता है और भी लड़कियां हो सकती हैं कि जो इस तरह की किसी तीसरी शादी के लिए मेरे साथ तैयार हों। तो लेकिन मेरा काम सिर्फ शादियां करना तो नहीं है ना मेरे भाई। नहीं, अच्छा आपने नाम भी पूरा पढ़ लिया, अनम सम्मो। हाँ, अच्छा आपको, अगर वैसे एक बात है, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या आप इस 60 साल की उम्र में 21 साल की उम्र की शादी के कॉन्सेप्ट को क्या समझते हैं? मेरे देखें, पॉलिटिशियन होकर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, ये हो नहीं सकता। और इंसान ये देखे ना, अब तो सोचना भी शजरे ममनुआ होता है। मतलब ये कि जब आप हो और शादी कर चुके हो, और एक से ज्यादा शादी कर चुके हो, तो फिर आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अदा करें, मैं नहीं कर पाता। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि जो मेरी दोनों, जो मेरी जो हैं, उन उन उनके उनके साथ उनको वक्त देना, बच्चों को वो वक्त देना, ये आसान काम नहीं है।
तो मैं समझता हूँ कि शौक किसी को भी तीसरी शादी का और फिर चौथी शादी का भी शौक होगा, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। अनम, आप क्या कहना चाहेंगी? जी अनम, आप क्या कहना चाहेंगी? फिर मैं दूसरे कॉलर को लेना है, आप कुछ क्या फाइनल कहना चाहेंगे? उन्होंने मना कर दिया आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनम, अनम आवाज नहीं आ रही। जी जी, नेक्स्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी नेहा, आज लड़कियां ही आई जा रही हैं। जी नेहा, क्या सवाल पूछना चाहेंगे और कहां से ताल्लुक है? पहले तारुफ कराइएगा, पहले तारुफ करा दीजिए। हाँ, मैं लाहौर से हूँ और डॉक्टर फारूक साहब से बात करने आई थी। माशाल्लाह बहुत सेक्सी हैं आप। क्या है? सेक्सी? ये रमजानुल मुबारक में नहीं, मैं नहीं मुझे कह रही, वो उसकी आंखों की बात इशारों में बता रही हूँ ना, वो कह रही थी, वो जो अभी कॉल पे बैठी थी उसकी बात। अच्छा, आप अपने अपना बताए ना। अच्छा अच्छा, उसकी तर्जुमानी कर रही हैं। चले, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। जी जी जी। अच्छा जी, नेहा क्या करती हैं? फारूक साहब को बताइए और सवाल पूछिएगा प्लीज। मैं पहले काफी काम कर रही थी, आजकल मोहब्बत, सबसे प्यार, आजकल कुछ नहीं कर रही। अच्छा 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 जी, सवाल क्या पूछना चाहेंगे? फारूक साहब से मैं पूछना चाहूंगी, वो जो बोरियों में आप लोग वो डालते हैं क्या करके, क्या करते हैं? मतलब मैं भी बोरियों में डालते हैं, चीरा देते हैं, वो क्या सीन है? सीन क्या है? क्या? देखें, चीरा जब अल्लाह ना करे, मैं लाइटर साइड पे बात करूंगा, आपको तो किसी को बोरी में बंद नहीं कराना ना। हो सकते करवाना भी पड़ जाए, आप बताएं। अच्छा, तो सही ना। चले, देखें, अगर हमसे ये काम मंसूब हो गया था ना चाहते हुए भी, तो मैं आपको जो कसम कहे मैं खा के कहता हूं कि मैं कभी प्रीवी नहीं रहा कि कोई काम ऐसा कर सकता है कि किसी इंसान की जान को ले ले और उसे फिर बोरी में बंद कर दें। लेकिन हम अजरह मजाक जब हमें लोग बहुत छेड़ते थे तो हमारे असाब इतने मजबूत है, हम ये सारी क्रिटिसिज्म सुनते थे, हम अजराए मजाक कहते थे अब तो बोरी का जमाना गया, अब तो शाशे पैक का जमाना आ गया कि यहाँ डालो और शाशे पैक में निकालो। तो हम ये बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में सफ़ा की ये इनटॉलरेंस की एक एंड है, लिमिट है, और हमें अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी, अपनी पॉलिटिक्स से ये जो अदम बर्दाश्त और अदम तहम्मुल है उसको खत्म करके टॉलरेंस के कल्चर को पैदा करना है। जियो और जीने दो। पंजाब के लोगों को मैंने बहुत देखा है, पंजाब के लोग हमेशा किसी भी डिस्कशन में हो, यहां हो, कहीं हो, ये सवाल जरूर करते हैं हमेशा। ये नेहा ने जो सवाल किया मुझे अच्छा लगा, और पंजाब में लोग ये सवाल करते हैं। सवाल अच्छा लगा आपको? नहीं, मुझे देखिए, नहीं, नेहा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत सारी दुआएं उसके लिए, उसके बहुत एक साथ में आई नहीं है एकदम, उसे बहुत खुशियां मिले अच्छे नसीबों के साथ, और वो बहुत कामयाब जिंदगी गुजारे, खुशगवार और कामयाब जिंदगी। मेरी दुआएं उसके लिए। ये बोरी के बारे में, और ये एक मिनट नेहा, ये चीरे का मतलब क्या है पहले ये बताओ? ये तुम सीख कर आई हो, किसी ने भेजा है तुम्हें? मुझे तो लगता है ये चीरे का मतलब, पंजाब में चीरे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। नहीं, वो कानून नाफिज करने वाले जब हाँ, जब हमारे बहुत सारे बच्चों को उठाकर कानून नाफिज करने वाले ले जाते थे तो उनको चीरा दिया जाता था, और उसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ता था। मैं इस वक्त उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। तो ऐसा हुआ, ऐसा जुल्म हुआ। मैं नेहा यहाँ क्लियर करूंगा कि एमक्यूएम के, मैं हजरात का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये चीरा प्रोसेस की वजह से बहुत सारे लोग नाम मर्दानगी की तरफ भी गए हैं। एमक्यूएम ने भी सफर किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट हो गए, बिल्कुल हुए हैं लोग, इम्पोर्टेंट हुए हैं और उनकी जिंदगी खराब हुई है। तो क्या मेरी खातिर किसी को चीरा दे सकते हैं? तुमने चीरा करवाया? देखिए, हमने वो सारे चैप्टर्स हमारे कोर्स में जबरदस्ती आ गए थे, वो हमने कोर्स से निकाल दिए हैं। अब जो सिलेबस है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं, पहले भी नहीं थी, लेकिन अनवांटेडली शायद आ गई थी, हमारे साथ न थी, इसलिए कर दी गई थी कि एक अच्छा अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास जो पॉलिटिकल फिनोमिनन था, पंजाब के लोग एमकेएम से खौफजदा हो जाए, डर जाए। जो एक रेवोल्यूशन आया था कि 27.5 साल की उम्र में मैं मेयर बना, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में मेयर बने,
इशरतुल इबाद 37 साल की उम्र में गवर्नर बने, तो पंजाब के लोग इंस्पायर होके एमक्यूएम को ज्वाइन ना कर लें, ब्रेक लगाने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ हकीकत उसमें होगी, मैं डिनाई नहीं करता, कुछ इल्जामात सही हैं, कुछ हमारे लोगों ने भी ज्यादतियां की होंगी, जुल्म किया होगा, लेकिन हमारे लोगों के साथ भी जुल्म हुआ। आज भी सैकड़ों लोग मेरे लापता हैं जो बाजियाब नहीं हुए। कई लोग जो हैं वो बेगुनाह जेल में हैं। मैं जानता हूं 5 साल से 90 पे रेड पड़ी, उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन उनका मुकदमा नहीं चला। जो 11 मार्च 2015, ये जुल्म है कि उनका मुकदमा चलना चाहिए, या उन्हें बेल दे दे या उन्हें सजा दे दे, मुकदमा चला के आर या पार करें। तो ये चीजें पंजाब के नौजवानों तक नहीं गई कि क्या जुल्म हुआ। एक मिडिल क्लास अर्बन एजुकेटेड पॉलिटिक्स करने की पादाश में हमें उसका क्या सिला मिला, हमें रोका गया, हमें नेशनल लेवल पे जाने नहीं दिया जाता था। तो ये सारी बातें हमसे इसलिए मंसूब हुई कि राई का पहाड़ बनाया गया। तो राई जरूर थी, हमारे लोगों ने भी ऐसा किया, गलतियां की होंगी, और जिसको हम डिसओन करते रहे सारी जिंदगी। और हमारी जो मेहनत थी कि हम पॉजिटिवली अपना एक इमेज बिल्ड करें, एक डिसिप्लिन्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को आगे लेके जाएं, तो वो उसको भी ब्रेक लग जाता था जब हमसे पहले हमारी ये झूठी सच्ची कहानियां पंजाब में पहुंच गई। ये चीरे की कहानी पहुंची, बोरीबंद लाशों की कहानी पहुंची, तो लोग डर गए। फिर उन्होंने एमक्यूएम की तरफ आना उन्होंने बंद कर दिया। तो ये नुकसान हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पंजाब को नुकसान हुआ। अच्छा नेहा, अगर फारूक सत्तार साहब अपनी पार्टी बनाए तो आप ज्वाइन करना चाहेंगी, आप लीड करना चाहेंगी? अगर आपको लगता है भाई चीरा और बोरी का कोई सिस्टम है तो आप आके वुमेन विंग पंजाब को लीड करना चाहेंगी, या सिर्फ बातें करनी है? नहीं, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो जरूर आऊंगी मैं। क्या फारूक सत्तार अच्छे नहीं लगते आपको? मुझे वो अंकल अल्ताफ अच्छे लगते हैं। अल्ताफ साहब अच्छे लगते हैं आपको? जी। फारूक साहब फैन फॉलोइंग है बोलते हैं अल्ताफ साहब की लड़कियों में? देखिए देखिए, वो जिस कैलिबर के लीडर और रहनुमा रहे, मैंने कभी क्लेम नहीं किया। और हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, आमिर खान कंवर नवेद तो शायद इस गिनती में है ही नहीं, और इवन मुस्तफा कमाल, अगर आप मुझे मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी, अगर ये तीनों भी मिल जाएं, तो शायद उनके जो अच्छे काम और जो उनका फायर पावर था, जो उनकी गुफ्तगू में जो खरापन था, शायद हम तीनों मिलकर भी उस वहां ना पहुंच सके। लेकिन हम तीनों मिलकर फ्यूचर का एक रास्ता जो है वो लोगों को बनाकर दे सकते हैं। कराची सिंध में भी और इंशाल्लाह पंजाब में भी एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे, एक रास्ता दिखा देंगे, ताकि दोबारा पहिया ईजाद करने की जरूरत ना हो। द व्हील ऑफ मिडिल क्लास पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान स्टैंड्स इन्वेंटेड। वो पहिया ईजाद हो गया है। अच्छा, बस ये मैं ये मुझे बताएं फारूक साहब, ये आजकल की इतनी बोल्डनेस जो है, अब ये जो बोल्डनेस आपको नजर आ रही है, जैसे अनम है और ये नेहा है, ये बोल्डनेस आपके जमाने में नहीं थी। ये बोल्डनेस खवातीन में जो आई है, ये औरत मार्च की वजह से आई है, या वाकई ये बोल्डनेस एक पॉजिटिव चेंज है? देखिए, बोल्डनेस हमारी खवातीन में ये पॉजिटिव चेंज है, मैं इसको वेलकम करता हूं। मैं समझता हूं कि इस बोल्डनेस को हमारे जितने भी सोशल इश्यूज हैं और पॉलिटिकल इश्यूज हैं जी, ये सारी बोल्डनेस प्रायोरिटी वाइज उन इश्यूज पर भी फोकस करे जो कि ज्यादा पाकिस्तान के लोगों को मुतासिर करती है। गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग मोहताज हैं। नौकरी के लिए एक वजीर साइन करे तो नौकरी मिले, एक पॉलिटिकल पार्टी नौकरी दे। पर्चा भी थाने में जब दर्ज होगा जब एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजीर वो थाने में फोन करेगा या किसी बेगुनाह को रिलीज कराना है, तो ये मोहताजी को खत्म करना है। इज्जत के साथ जीने, इज्जत के साथ मरने का हक देना है। लोगों की इज्जत नफ्स को बहाल करना है। एक आदमी की 4 बेटियां हैं, 2 छोटे बेटे हैं, उनको बड़ा करना है। और कर्जदार है, वो कर्ज जो है वो जिंदा दरगोर हो जाता है, वो अपनी बच्चियों की शादी की फिक्र करें। ये हमारे इश्यूज हैं। तो मैं समझता हूं कि इन इश्यूज पर भी इस बोल्डनेस को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। मैं क्या कहना चाहिए नेहा के सवाल के ऊपर? मैंने नहीं सुना इनका सवाल। नेहा कह रही है कि फारूक साहब और इनकी पार्टी जो बोरी और क्या कहते हैं चीरा लगाने और सही काम नहीं करते रहे। वो बोरी बदलाश जी उसने भी सुना हुआ है। मुझे पता है, बहुत डरते हैं लोग, तो बहुत डरते थे, अब तो बहुत ठीक हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
बहुत शुक्र है अल्लाह का, आप तो ठीक। फारूक साहब को आप प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं तो चाहती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नया कोई सवाल पूछना है तो मैं और दूसरे कॉलर्स को लेना है, अगर कोई सवाल बताए, उनका बहुत टाइम ले लिया हमने। नहीं कोई नहीं, बस थैंक यू नेहा। ठीक है मैं एक जी सवाल पूछूंगी जी। आप क्या पहले से इतने प्यारे हैं या बड़े होके कुछ खाया या आपने सर्जरी वगैरह करवाई है? सच सच बताइए। सर्जरी? अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी करते थे, वैसे प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ध्यान था फारूक साहब का? हाँ? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेनिंग जरूर ली है मैंने, कुछ मैंने ग्राफ्टिंग भी की है, ग्राफ्ट लगाए हैं बर्न पेशेंट को। और उसके बाद मैं अचानक मतलब पॉलिटिक्स में था और काउंसलर और मेयर बन गया, तो फिर मैं पढ़ाई एक तरफ रख के फिर मैंने पॉलिटिक्स और सोसाइटी की एम्पुटेशन और ग्रॉस सर्जरीज की, उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं की। अच्छा, और मैंने अब तक अपने ऊपर कोई बूटॉक्स या इस किस्म की कोई एप्लीकेशन मैंने अपने ऊपर अभी तक अप्लाई नहीं की है, और ट्रांसप्लांट की तरफ भी अभी तक नहीं गया हूं मैं। अच्छा, आप लेकिन फारूक साहब, ये जो खातून है हमारे साथ मोहतरमा मौजूद है, इन्होंने तो काफी अपना बूटॉक्स और बाकी चीजें कराई भी हैं। फारूक साहब, आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं पॉलिटिक्स के को तो मैं समझता हूं कि अगर पॉलिटिक्स में किसी ने बूटॉक्स की है तो मुझे पता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। पॉलिटिक्स में किसी ने ट्रांसप्लांट किया है तो आई वुड जज फॉर श्योर। लेकिन मैं किसी को देखकर मैं इतना गौर नहीं करूंगा कि मैं देखूं कि इसने क्या किया और क्या नहीं करवाया। अगर आपने कुछ कराया है तो बता दें। देखें, सबके अपने अपने शोबे हैं, सबकी अपनी महारत है। आई कैन बी जैक ऑफ ऑल बट आई कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। आई कैन नॉट। लेकिन अनम, आपने, अच्छा फारूक साहब, एक आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं आपके जाने से पहले। फर्ज करें आपकी शादी नहीं हुई होती और ये अनम आपको अप्रोच करती। अनम, आपने क्या कुछ कराया हुआ है, ये मुझे बताएं। शक्ल पे क्या कुछ कराया हुआ है? बोटॉक्स मैंने लिप फिलर करवाया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं करवाऊंगी ये चीक्स का ना, ये करवाऊंगी जैसे करीना कपूर ने करवाया हुआ है ना, लाइक सेम मैं करवाऊंगी। पसंद है मुझे। ऐसी बीवी चाहेंगे फारूक साहब आप? जरूरत नहीं है, वो सब फिट है। फर्ज करें आपकी शादी नहीं होती, आप 22 साल के होते। नहीं, देखें, ये तो फिर मुझ पर है कि तो मैं मुझ पर है प्रपोज नहीं करती है? लो, अगर ये देखिए 22 साल के होते तो मैं प्रपोज नहीं करती। देखिए, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, उसकी नजर में डिस्क्वालिफिकेशन। शी इज वेरी मेच्योर एंड शी नोज। और अगर वो एक ऐसा उसकी जिंदगी में हस्बैंड आ जाएगा तो फिर वो हस्बैंड के साथ जो उसकी अरेंजमेंट होगी, जो कम्युनिकेशन होगा, उसमें फिर वो हस्बैंड भी क्या एक्सपेक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में आई नो फॉर श्योर कि अनम सम्मो जो है जब किसी को पसंद करती है और करेगी, और जो उसकी जिंदगी में आएगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी एक्सेस होगा कि वो भी उससे अगर कोई बात करेगा तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल होगी इंशाल्लाह। तो मैं अपनी तरफ से कोई फरमाइश नहीं रख रहा इसकी। लेकिन फारूक साहब, इसकी शादी कराना हमारा काम है। फारूक साहब, इसकी शादी कराना हमारा काम है। इंशाल्लाह कराएंगे। जी जी फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। अनम, कुछ कहना चाहोगी? अब हमारे दो चैलेंज है कि पाकिस्तान में एक मुस्तकिल तब्दीली लाना, यूथ को आगे लाना, और अनम की शादी कराना। ये दो चैलेंज है। मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी जी अनम, जल्दी बोल रहे हैं, उनको जाना भी है। नहीं, मैं कह रही हूँ थैंक यू सो मच। यू वेलकम, यू आर वेलकम, यू वेलकम। अच्छा, फारूक साहब से आपकी शादी नहीं हुई तो आप क्या करेंगी? मैं कह रही हूँ आई लव यू। नहीं, मैं हट जाता हूं, मैं फ्रेम से हट जाता हूं, मेरे ऊपर भी आई लव यू आ रहा है। अब आपको 5 मिनट देना फारूक साहब के जाने से पहले। समझे, फारूक साहब से अपने इज़हार मोहब्बत करनी है, 5 मिनट आपके। किया तो था, मैंने कहा तो था मुझे बहुत पसंद है और मुझसे शादी कर ले। आपने कहा नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी, मेरी 2 है वाइफ, तो इट्स ओके। दिल तो टूटा लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको हमेशा पसंद करूंगी, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। आपकी यादें मेरे ख्याल में ये रिस्पेक्ट का रिश्ता रहना चाहिए, और हमें इसको अपनी स्ट्रेंथ, सर मुझे ये रिस्पेक्ट का रिश्ता, आवाज नहीं आ रही, ये रिस्पेक्ट का रिश्ता रहेगा, और ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसको हम और लोगों को मिलाने के लिए। जी जी जी, आप दोबारा आ जाए, हम शो खत्म कर रहे हैं, बस उनको बहुत टाइम ले लिया हमने। चले, ठीक है, ओके। जी जी फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ये मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, और जहां कहीं मेरी हेल्प चाहिए हो, आपके लिए सपोर्ट में हमेशा मैं खड़ा हूं सर। We will meet inshallah and we will sit inshallah. I'm betting inshallah. ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। We after all we are Virbajiites. बिल्कुल Virbajiites, और हम लोगों सब साथ, जो भी आपको हेल्प चाहिए हो, जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए हो, आपके लिए हमेशा मैं खड़ा हूं। आप जैसे बंदे की जरूरत है। और मैं तो वो वक्त याद करता हूं जब आपको एमक्यूएम ने प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा भी था कि प्राइम मिनिस्टर जो है बनना आपको चाहिए। आपको वो याद है सर? याद है, मुझे नॉमिनेट किया था मुझे। यस, आई रिमेंबर दैट। जी शुक्रिया सर, बिल्कुल। मैं कॉलर्स नहीं लेता क्योंकि लड़कियां ही ज्यादा कॉलर्स आ रही हैं और कुछ गलत बात ना हो जाए।